नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के विषय में पढ़ेंगे। आज के सत्र में हम जिन अधिगम बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह हैं मूल, मूल के रूपांतरण, तना, तने के रूपांतरण, पत्ती की संरचना। आइए इस भाग के अधिगम उद्देश्यों पर नजर डालते हैं और वह हैं एक प्ररूपी एंजियोस्पर्म के सामान्य अभिलक्षण समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न प्रकार के मूल तंत्र और उनके रूपांतरण को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, मूल और तने को पहचानने और अंतर करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तने के रूपांतरण को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, पत्ती की संरचना को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने देश की जैव विविधता को सराहना और उसके महत्व को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सत्र में प्राप्त किए गए ज्ञान को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकार की अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 और 3 में हमने पौधे के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधे में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। क्या आपने कभी जड़ को ध्यान से देखा है? यदि देखा होगा तो जरूर ध्यान दिया होगा कि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में झकड़ा जड़ पाई जाती है। आइए समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के मूल तंत्र किस प्रकार विकसित होते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती हैं। ये मूल झकड़ा मूल तंत्र कहलाती हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल का प्रमुख कार्य क्या होता है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि उच्च पादपों की जड़ें सामान्यतः मिट्टी में गहरी जाती हैं, भले ही कई बार मिट्टी बहुत सख्त ही क्यों न हो। क्या आप इसका कारण जानते हो? यह किस प्रकार संभव हो पाता है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की रक्षा तब करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। इसके बिना कोमल जड़ कहीं भी सख्त मिट्टी में नहीं घुस सकती। जब यह नाजुक जड़ मिट्टी के कणों को भीतर की तरफ धकेल रही होती है, इसकी बाह्य कोशिकाएं लगातार छिलती रहती हैं और नई कोशिकाएं, जो कि जड़ विभज्योतक से बनती हैं, उनका स्थान ले लेती हैं। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है।
इस क्षेत्र के समीपस्थ कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कार्य आपको अभी बताए गए हैं उसके अलावा भी जड़ कुछ कार्य कर सकती है? क्या आपको कभी बरगद की लटकती संरचनाओं को देखकर हैरानी हुई है? कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। गाजर, मूली, शलगम, ग्रंथिका, श्वसन मूल, मूसला जड़ के रूपांतरण के प्रकार हैं। गाजर, मूली और शलगम में भोजन का संचयन होता है। मटर और फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ग्रंथिका निर्माण मेजबान पौधे की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और जीवाणु को रहने का स्थान मिल जाता है। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा, जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। आइए अब बरगद की लटकती हुई संरचनाओं के संभव कार्यों के विषय में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कार्य होंगे इन संरचनाओं के? बरगद से लटकती हुई संरचनाओं को प्रॉप रूट कहते हैं। यह अपस्थानिक मूल है। यह मूल नीचे की ओर अर्थात धरती की ओर बढ़ती चली जाती है और आखिरकार मिट्टी में घुस जाती हैं। इन मूलों में मूलगोप होते हैं। क्योंकि यह स्तंभ जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें स्तंभ मूल भी कहते हैं। ये बरगद को सहारा देती हैं। इन्हें प्रॉप रूट या सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इन मूलों की सहायता से बरगद का पेड़ बहुत दूरी तक फैल जाता है। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने के निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। यह पेड़ को जमीन से जोड़े रखती हैं। यह टेंट की रस्सी की तरह काम करती हैं और जड़ को अधिक सहारा प्रदान करती हैं। और ऐसी जड़ों के तने कोमल, नाजुक और लंबे होते हैं, जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे परपोषी होते हैं, जैसे अमरबिल। अमरबिल की जड़ों को हम हॉस्टोरिया कहते हैं। ऐसे पौधों के पास बिना क्लोरोफिल वाला तना होता है। क्योंकि यह पौधे बिना क्लोरोफिल के होते हैं, यह अपने पानी और भोजन के लिए पोषित पादप पर निर्भर करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम हॉस्टोरिया जड़ कहते हैं। काली मिर्च के तने की गांठ और पोरियों पर मूल होते हैं, जो उन्हें ऊपर चढ़ने में सहायक होते हैं। अपस्थानिक मूल भी कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ पौधों में वह फूल कर भोजन संचयन का कार्य करते हैं, जैसे शकरकंदी एस्पेरेगस की अपस्थानिक मूल भोजन संग्रहित करने के कारण से फूल जाती हैं। अब हम तने के विषय में चर्चा करेंगे। तना अक्ष का ऊपरी भाग है, जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से निकलता है। तने पर गांठ और पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं, गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है, तब वह प्राय हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है।
इससे पहले कि हम तने के कार्यों की बात करें, तने और जड़ में अंतर देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको एक पादप सामग्री दे दी जाए तो क्या आप बता पाएंगे कि वह तना है या जड़? आइए अब उन अभिलक्षणों की चर्चा करते हैं जिनसे आप ये अंतर कर पाएंगे। तने की चोटी पर एक अंतस्थ कली होती है। तने के रोम सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं। यह तने की सतह से बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जनित की हानि को रोकते हैं। शैशव अवस्था में वह प्राय हरे रंग का होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने पर गांठ और पोरियां होती हैं। तने का प्रमुख कार्य पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना है। मूल की चोटी पर मूलगोप होती है। मूल में बहुत सारे एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। यह जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं। शैशव अवस्था में वह प्रायः भूरे रंग का होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। गांठ और पोरियां मूल पर नहीं होती। मूल का प्रमुख कार्य पौधे को मिट्टी से जकड़ना तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। क्या आपको तने का मुख्य कार्य पता है? तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने का, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्तन करने के भी कार्य को संपन्न करते हैं। तना सिर्फ वही कार्य नहीं करता जो कि उससे उम्मीद की जाती है। कुछ तने विभिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरित भी होते हैं, जैसे संकुचित तने। यह तने डिस्क के रूप में बदल जाते हैं और मूल के आधार के ऊपर पड़े होते हैं। गांठ और पोरियां साफ दिखाई नहीं देती तथा पत्तियां इन तनों के ऊपरी भाग पर एकत्रित हो जाती हैं। इसके उदाहरण हैं मूली, गाजर इत्यादि। तना भी मूल की ही तरह विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय यह चिरकाल एक अंग की तरह कार्य करते हैं। भूमिगत तने भी मूल की ही तरह दिखाई देते हैं, परंतु तने पर गांठ और पोरियां होती हैं जो मूलों में नहीं होती। तने पर यह गांठें कभी अंतस्थ और कभी कक्षीय हो सकती हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं पतले और कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता भी करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर लता। तने की कच्ची कलियां सीधे और नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस, बोगनविलिया। यह पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने जैसे ओपनशिया कैक्टस अथवा गूदेदार रचनाओं में जैसे यूफोर्बिया में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कुछ पौधों के भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति निषुद्ध में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब ये नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूने लगती है। पिस्टिया तथा इकॉर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है जिसकी पोरियां छोटी होती हैं और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा होता है। क्राइसेंथेमम अर्थात गुलदाउदी और केले में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और इसके बाद बाहर निकल आती हैं तथा पत्तियों युक्त प्ररोह बनाती हैं। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी रूप में लगी रहती हैं।
ये पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं क्योंकि यह भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्ररूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधर, पर्णवृंत तथा स्तरिका। पत्ती पर्णधर की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल आती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधर चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाए रखता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं और शिरकाएं होती हैं। इसके बीच से एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिर, चोटी, सतह और कटाव में विभिन्नता होती है, जिसके विषय में हम आने वाले सत्र में पढ़ेंगे। आओ अब हम आज के सत्र में जो कुछ सीखा उसकी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। हमने आज सीखा एक प्ररूपी एंजियोस्पर्म के अभिलक्षण, मूल और तने के प्रमुख कार्य, मूल के प्रकार और उनके रूपांतरण, मूल और तने में अंतर, तना और तने के रूपांतरण तथा पत्ती की संरचना। आपके लिए इस सत्र से एक अभ्यास कार्य भी है। अपने बगीचे में जाइए और वहाँ मूल, तना और पत्ती का अवलोकन कीजिए तथा उनकी आज के सत्र में बताए गए रूपांतरणों के प्रकार के साथ तुलना कीजिए। तने के रूपांतरण के प्रकार की विस्तृत चर्चा कीजिए। आशा है आपने इस सत्र का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।